हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। आज से हम लोग एमसीक्यू का एक सेशन शुरू करने वाले हैं जो कि क्लास 12th के लिए है। इसमें हम हर चैप्टर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। हर एक चैप्टर के अराउंड 45 टू 50 एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे अपने 2 लेक्चर्स में। एक लेक्चर में हम लिमिट रखेंगे 25 से 26 एमसीक्यूज तक की, ठीक है। तो इस तरह से हम हर चैप्टर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये एक रिविजन बेस्ड सेशन है जिसमें आप अब तक ये सेशन एंड होने वाला है, ठीक है, दिसंबर है। तो अब तक आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा या 2 ही 3 चैप्टर्स बच रहे होंगे। तो अभी से आपको क्या करना है, अपना रिवीजन भी शुरू करना है। साथ ही साथ कैसे करना है, जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं अपने स्कूल में, ट्यूशंस में, कोचिंग्स में, उसको पढ़ते रहिए। साथ ही साथ आप एक चैप्टर को उठाइए। मैं इसे सिर्फ पर्टिकुलरली फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, आप सबके साथ ये करिए। आप क्या करिए, हर एक चैप्टर उठाइए, कोई भी एक चैप्टर उठाइए और उसको फिर से पढ़िए। कब पढ़ना है? 1 घंटा निकालना है, दिन का 1 घंटा। वो 1 घंटा आपका अर्ली इन द मॉर्निंग भी हो सकता है, ठीक है, या लेट इन द इवनिंग जब आप सब कुछ पढ़ चुके होते हो, थक चुके होते हो, बस अब सोना है, तो उससे 1 घंटे पहले आप उनको रिवीजन करना शुरू करिए, ठीक है। और साथ ही साथ उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू करिए, तभी आप अपने रिविजन्स को अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी कड़ी में मैं आपके लिए एक छोटा सा एक सेशन स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हम सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हर चैप्टर के अगर हम 50-50 एमसीक्यूज भी कर लेते हैं। अच्छा, आप इसको एमसीक्यू समझ के मत चलिएगा बस, देखिए, क्योंकि फिजिक्स है तो न्यूमेरिकल्स भी होंगे एमसीक्यूज में, कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, सब कुछ होगा। तो एक तरीके से ओवरऑल आपका कॉन्सेप्ट प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये एक्चुअली ये लाइव सेशंस तो नहीं है, ये रिकॉर्डेड सेशंस हैं, बट ये वीक में 2 बार अपलोड्स किए जाएंगे बाय आवर टीम। तो यहां पर आपको क्या करना है, वीक में 2 दिन जो ये लेक्चर्स आते हैं, लेक्चर्स आने के बाद आप अगर सब्सक्राइबर होगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा। तो वहां पर जाकर के आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये लेक्चर देख लेना है। तो अगर मैं चैप्टर 1 से शुरू कर रहा हूं तो आपको भी चैप्टर 1 से अपना रिवीजन शुरू कर देना चाहिए फिजिक्स का। पहले आप खुद चैप्टर को पढ़िए, उसे क्वेश्चंस वगैरह करिए, उसके बाद ये सेशंस करिए। और हाँ, एक मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। एक्चुअली मैं ये एमसीक्यू सेशन लाया हूं तो सॉल्यूशंस भी मैं ही कराऊंगा। तो यहाँ मैं कोई टाइमर वगैरह नहीं लगाऊंगा कि आपको मैं 30 सेकंड वेट करूंगा, आपको करने का टाइम दूंगा, आप आंसर दोगे तो फिर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ऐसा करना मेरे हिसाब से यूट्यूब पे इतने अच्छे फीचर्स हैं कि जब भी जैसे ही मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं तो आपको करना क्या है, आपने क्योंकि रिवीजन कर लिया हुआ है तब तक, तो आपको करना क्या है, आपको करना है वीडियो पॉज। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको खुद से पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या आप जिस तरीके से सोच रहे हैं उसके बाद जब मैं सॉल्व कराऊं तो टैली करिए कि हम लोग के बीच में किस चीज का डिफरेंस आ रहा है। आप किस डायरेक्शन में सोच रहे थे क्वेश्चन को करने के लिए, मैं किस डायरेक्शन में क्वेश्चन को बता रहा हूं। तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। तो आप जैसे मैं कोई क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, उसके बाद अगर मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा हूं, तो आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप वीडियो को पॉज करें, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करें। हो गया तो वेल एंड गुड, ठीक है। नहीं हुआ तो फिर मेरा जो सॉल्यूशन उसको समझिए और समझने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एमसीक्यू सेशन है ये 2022-23 के बैच के लिए है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब बोर्ड्स में क्या होता है, एमसीक्यूज भी आते हैं। आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। पहला क्वेश्चन हम आते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस पर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ 2 bodies आर रब्ड एंड वन ऑफ देम acquires Q1 charge and other acquires charge Q2, then ratio of Q1 and Q2 will be। देखिए, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बहुत बेसिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन ही बच्चों को फंसा देते हैं एग्जाम में। इजी क्वेश्चंस भी बच्चे कभी कभार इजी क्वेश्चंस में भी अटक जाते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉज करके खुद करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों को हमने रब किया, एक पर चार्ज Q1 आ गया, एक पर चार्ज Q2 आ गया। तो बताइए दोनों चार्जेस का रेशियो क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। पॉज करके पहले खुद ट्राई करिए। चलिए, अगर ट्राई कर लिया है तो इधर देखिए। देखिए, अगर मैं मान लेता हूं ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए मान लेते सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट बी है। हमने इन दोनों को रब किया और इस पे आ गया Q1 चार्ज, इस पर आ गया Q2 चार्ज। तो एक बात बताओ, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा ही होगा, सबसे स्टार्ट में है चैप्टर के। जब हम 2 ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है। अब मान लेते हैं मैंने ए को बी के साथ रब किया तो दोनों में चार्जेस का ट्रांसफर हुआ, यानी मान लेते हैं बी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके, मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन निकल करके ए में चले गए, तो ए में 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए।
और बी में क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी का मतलब होता है क्या, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी पर निगेटिव चार्ज आया। तो अगर ए और बी को हमने आपस में रब किया, बी से 10 इलेक्ट्रॉन निकल के ए में चला गया, तो ए के पास क्या चार्ज हो गया, 10 के बराबर चार्ज हो गया, -10 के बराबर, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसके पास। देखो एक्चुअली नॉर्मल कंडीशंस पे बॉडी न्यूट्रल होती है, जितना उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उतना निगेटिव चार्ज होता है। अब हमने दोनों को रब किया, दोनों को रब करने से क्या हुआ, चार्जेस का ट्रांसफर हुआ। मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन ए से बी में चला गया, बी से ए में चला गया, तो ए के पास 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो ए पर चार्ज कितना आ जाएगा, 10 के बराबर, -10 के बराबर। और बी पे इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब एक आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 10 प्रोटॉन बढ़ गए। एक्चुअली प्रोटॉन को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन अगर 10 इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो प्रोटॉन बढ़ जाएंगे ना। कहने का मतलब ये, मान लेते हैं इनिशियली इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन थे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला 10 इसको दे दिया गया, 10 इसको अगर मैं दे दूंगा तो 90 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 90 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो 90 इलेक्ट्रॉन 90 प्रोटॉन को 90 इलेक्ट्रॉन 90 प्रोटॉन से कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन 10 प्रोटॉन अभी भी तो बचेगा। और वो 10 प्रोटॉन जो 10 पॉजिटिव चार्ज है, वही चार्ज किसका होगा, इसका होगा, यानी इसके पास जो चार्ज होगा वो +10 के बराबर होगा। तो एक ए पर आ गया -10 का चार्ज, बी पर आ गया +10 का चार्ज। तो रेशियो निकालिए, -10 +10 क्या आएगा, -1/1 आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। देखिए जितना, जब आप दो बॉडीज को रब करते हैं ना, तो एक बॉडी पे जितना पॉजिटिव चार्ज आता है दूसरे पर उतना निगेटिव चार्ज आता है। तो अगर मैं बोलता हूं कि +Q एक पर चार्ज आए, तो दूसरे पे आप समझ जाइए अपने आप कि दूसरे पर चार्ज कितना आएगा, -Q। तो रेशियो हमेशा क्या होगा, -1:1 होगा। रेशियो क्या होगा, -1:1 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि Coulomb's law is based on the assumption that charges are treated as, चार्जेस को हमें क्या ट्रीट करना है, पॉजिटिव चार्ज ट्रीट करना है, निगेटिव चार्ज ट्रीट करना है, न्यूट्रल ट्रीट करना है, पॉइंट चार्ज। तो देखिए हमेशा ना हम Coulomb's लॉ में चार्जेस को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। क्यों पॉइंट चार्ज की तरह, हम हमेशा ये मान के चलते हैं जो चार्जेस हैं एक दूसरे से, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो उनके साइज से ज्यादा है। जो चार्जेस है ना, उनके बीच का जो सेपरेशन है उनके साइज से ज्यादा है। तो जब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बहुत बड़ा होता है साइज से, तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या ट्रीट करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे हमारे लिए स्टार्स पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या सच में वो पॉइंट साइज है, पॉइंट जितने छोटे, नहीं। एक्चुअली हमारे बीच की जो डिस्टेंस है, स्टार्स और हमारे बीच की जो डिस्टेंस है, वो स्टार के साइज से बहुत ज्यादा है। इस वजह से स्टार कैसे ट्रीट होंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की तरह। तो इसलिए Coulomb's लॉ में भी हम जो चार्जेस को ट्रीट करते हैं पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा पॉइंट चार्जेस। तो हम जो Coulomb's लॉ में जो चार्जेस को ट्रीट करते हैं वो कैसा ट्रीट करते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वेरीज विद अ डिस्टेंस बिटवीन देम एज। दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज होता है, उसका ग्राफ बताइए। जो दो चार्जेस हैं उनके बीच का फोर्स कैसे चेंज होगा अगर हम उनके बीच के डिस्टेंस को बदलें। तो याद करिए Coulomb's लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है सॉरी, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Coulomb's लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R² होता है। यानी फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² के। फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² के। तो देखो कुछ ग्राफ्स ना याद कर लो। देखो अगर मैं आपको बता देता हूं, अगर A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B² होगा ना, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर ये A है, अगर ये जो हमारा है ये A है और ये B है, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B², A B के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर A जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है B² का, ठीक है। तो यहां पर ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B², तो ग्राफ ऐसा बनेगा।
ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर ऐसे होता, ये ए है और ये बी है, अगर ग्राफ हमें बनाना हो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अच्छा, वो स्ट्रेट लाइन जो बनेगा, स्ट्रेट लाइन जो आपका बनेगा ऐसे भी बन सकता है, हो सकता है वो इंटरसेप्ट भी बनाए कुछ, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कहे ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो आपका ग्राफ कैसा बन जाएगा? आपका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो ठीक है, तो यहां पर हम अगर रिलेट करें तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब ग्राफ कैसा होना चाहिए? ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। जो ग्राफ बनेगा, जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसा बनना चाहिए? फोर्स और आर का, अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा फोर्स उसके स्क्वायर के रेट से चेंज होगा, कम होगा, स्क्वायर के रेट से कम होगा, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। देखो, कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं रेडियस जो था वो 2 मीटर था, ठीक है, तो रेडियस 2 मीटर था। अब रेडियस का, जब हम रेडियस को दुगना करेंगे, मान लेते हैं सारा कुछ सेम रखते हैं, एफ Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस को अगर हम डबल कर देते हैं, मान लेते हैं रेडियस को हमने डबल कर दिया, रेडियस को हम इसको 2 मीटर ना मान करके हम डायरेक्टली ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि रेडियस को क्या किया हमने, रेडियस को डबल कर दिया। तो रेडियस को जब आप डबल करोगे तो यानी आर से वो 2r हो जाएगा, तो आर से जब 2r हो जाएगा तो आप खुद देख लो फोर्स पर क्या चेंज आया। ये हो गया 2r है तो 2 का भी स्क्वायर होगा, r का भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4 गुना कम हो गया, 4 टाइम्स कम हो गया ओरिजिनल फोर्स से। ये k Q1 Q2 हमारा ओरिजिनल फोर्स F था, ओरिजिनल फोर्स F था, तो जो नया फोर्स आया F डैश आया, जो F डैश आया नया फोर्स आया, वो पुराने फोर्स से क्या होगा 4 गुना कम हो गया। कब कम हो गया? जब रेडियस को जस्ट हमने 2 गुना बढ़ाया। तो अगर हम रेडियस को 2 गुना बढ़ाएंगे तो फोर्स 4 गुना कम होगा, रेडियस को 3 गुना बढ़ाएंगे तो फोर्स 9 गुना कम होगा, स्क्वायर के रेट से फोर्स कम होगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अ सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज व्हेन इट्स देन इट्स रेडियस। अच्छा, एक सोप बबल है, उसको अगर हम नेगेटिव चार्ज दें, उसके सरफेस को, सोप बबल के सरफेस को हम नेगेटिव चार्ज दें। देखो सोप बबल क्या होता है भाई? सोप बबल क्या होता है? स्फीयर होता है, उसके अंदर एयर भरी होती है, एक स्फीयर, हॉलो स्फीयर की तरह हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। सोप बबल को हम कैसा ट्रीट कर सकते हैं? हॉलो स्फीयर की तरह, ठीक है, क्योंकि सोप बबल के अंदर हवा भरी होती है बस। तो क्वेश्चन क्या है, अगर एक सोप बबल है उसके सरफेस पर हम नेगेटिव चार्ज देंगे तो क्या होगा, उसके रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा? खुद सोचो क्या फर्क पड़ेगा, पॉज करके दिमाग लगाओ कि अगर आप सरफेस पे नेगेटिव चार्ज दोगे तो उससे क्या होगा, सोप बबल का रेडियस बढ़ेगा, मतलब सोप बबल का जो साइज है वो ऐसे बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा? खुद सोचो, पॉज करके सोचो, पॉज करके सोचो। मैं वैसे सॉल्यूशन बता रहा हूं, जब खुद सोच लेना तब मेरा सॉल्यूशन देखना। चलो इधर ध्यान देते हैं। अब देखो, ये ना मैं सोप बबल बना रहा हूं एक्चुअली, ठीक है, एक सोप बबल है। मान लेते हैं इस पर हम कुछ चार्ज दे देते हैं, इसके सरफेस पर हम चार्ज दे देते हैं, ये निगेटिव चार्ज हम अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, निगेटिव हो पॉजिटिव हो दोनों के लिए सेम केस काम करेगा। निगेटिव चार्ज हमने दे दिया, तो सरफेस पे जब निगेटिव चार्ज आ जाएगा चारों तरफ, तो ये निगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे ना। सरफेस पे अगर हम निगेटिव चार्ज देंगे तो इससे क्या होगा, निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। एक दूसरे से दूर जाने की वजह से क्या होगा, इसका सरफेस क्या हो जाएगा, सरफेस अपने आप क्या होगा, जो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से जो सोप बबल उसका सरफेस इंक्रीज कर जाएगा। सरफेस इंक्रीज करने से जो रेडियस होगा, रेडियस में क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। रेडियस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या है, रेडियस विल इंक्रीज, ठीक है, रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि जैसे ही आप निगेटिव चार्ज दोगे सरफेस पर तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या लगना शुरू हो जाएगा, निगेटिव चार्जेस है तो जो चार्जेस उनके बीच में क्या लगना शुरू हो जाएगा, उनके बीच में लगना शुरू हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। वो दूर जाना चाहेंगे जिससे सरफेस क्या हो जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी। सरफेस के एक्सपेंड करते ही क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगी, और सरफेस एरिया बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन। इन चार्जिंग बाय इंडक्शन, जब हम किसी भी बॉडी को इंडक्शन से चार्ज करते हैं, देखो आप सोच भी नहीं सकते कि इंडक्शन वगैरह पर इतने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। कितना अच्छा न्यूमेरिकल इंडक्शन पर देखिएगा। इन चार्जिंग बाय इंडक्शन
बॉडी टू बी चार्ज मस्ट बी इंसुलेटर, बॉडी टू बी चार्ज मस्ट बी अ सेमीकंडक्टर, बॉडी टू बी चार्ज मस्ट बी अ कंडक्टर, एनी टाइप ऑफ बॉडी कैन बी चार्ज बाय इंडक्शन। देखो चार ऑप्शन दिए, अगर हम इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग कर रहे हैं तो चार्जिंग करते समय जो हम इंडक्शन के थ्रू बॉडी चार्ज करें वो इंसुलेटर होनी चाहिए, यानी हम इंडक्शन के थ्रू इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हैं, हम इंडक्शन के थ्रू सेमीकंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं, हम इंडक्शन के थ्रू कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं, या हम इंडक्शन के थ्रू किसी भी तरह की बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि हम सिर्फ इंसुलेटर को ही चार्ज कर सकते हैं, दूसरा कह रहा है कि हम सिर्फ सेमीकंडक्टर को ही कर सकते हैं, तीसरा कह रहा है कि हम सिर्फ कंडक्टर को ही कर सकते हैं, और चौथा कह रहा है कि हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। आप सोचिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, हम इंडक्शन प्रोसेस से कौन सी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, खुद सोचिए। तो एक बात बताइए, जब इंडक्शन होता है तो उस प्रोसेस को याद करिए कि जब इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग होती है तब क्या होता है वहां पर। अगर आप इस चीज को सोच पाएंगे और इसकी समझ है आपको तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, सीधा आंसर है इसका। ठीक है, अब देखिए अगर हम इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग की बात करते हैं, अगर हम इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग की बात करते हैं तो जैसे मान लेते हैं ये एक रॉड है, चार्ज रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। ठीक है, हम ना इसको ना अब हम एक मटेरियल के पास ले आए, ये सॉलिड है, लिक्विड है, सॉरी सॉलिड है, मतलब कंडक्टर है, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर है, हमें नहीं पता, लेकिन एक मटेरियल है। तो होगा क्या इसमें, होगा ये कि जितने निगेटिव चार्ज हैं वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्शन फील करेंगे और इस सरफेस पर आ जाएंगे, और सारे पॉजिटिव चार्ज इधर को शिफ्ट हो जाएंगे, यही होगा। तो एक बात बताओ, यहाँ चार्ज मूव कर रहे हैं, चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है, तो कौन सा मटेरियल चार्जेस की मूवमेंट को अलाउ करता है, कौन सा मटेरियल चार्जेस की मूवमेंट को अलाउ करता है, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर करता है। इंसुलेटर में चार्जेस नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते कि वो एक एंड से दूसरे एंड चले जाएं। सेमीकंडक्टर्स में भी इलेक्ट्रॉन्स उतने फ्री नहीं होते कि एक एंड से दूसरे एंड चले जाएं। किस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा ना, तो जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज एरिया हो जाएगा, और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होने लगेंगे वो नेगेटिवली चार्ज एरिया हो जाएगा। तो सब कुछ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रहा है। तो किसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है भैया, कंडक्टर में होती है, ना इंसुलेटर में होती है ना सेमीकंडक्टर में होती है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में जो हमारा जो मटेरियल होता है वो हमेशा क्या होता है, कंडक्टर। अगर कंडक्टर है तभी इंडक्शन वाला जो तरीका है चार्ज करने का वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं बच्चे, एमसीक्यू में आ सकते हैं, मत सोचना कि इंडक्शन पर था सर नहीं आ सकता, भैया इंडक्शन भी है सिलेबस में, किसी का बोर्ड का कोई भरोसा नहीं, कहां से क्या क्वेश्चन बना दे, फिजिक्स में होगी। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, फॉर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इफ फोर्स बिटवीन देम फॉर सम सेपरेशन इन एयर इज F। अच्छा दो चार्जेस हैं, चलिए जो क्वेश्चन, अच्छा पहले आप करिए, पहले मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ लेता हूं फिर आप करिए पहले। फॉर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इफ फोर्स बिटवीन देम फॉर सम सेपरेशन इन एयर इज F, मतलब दो चार्जेस है Q1 एंड Q2 कुछ दूरी पर रखे हुए हैं हवा में, और उनके बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है, F अमाउंट ऑफ फोर्स काम कर रहा है। देन फोर्स बिटवीन देम इन मीडियम ऑफ परमिटिविटी E विल बी। तो अगर कोई दूसरा मीडियम आ जाए, E नहीं होगा यहाँ एप्सिलॉन होना चाहिए, इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूं मैं, यहाँ E की जगह आप एप्सिलॉन लिख लीजिए। मान लेते हैं कोई दूसरा मीडियम है जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है, अगर हम उन दोनों चार्जेस को, जैसे दो चार्ज ये Q1 है ये Q2 है, ये एयर में रखे हुए थे, ठीक है, इनके बीच में कितना फोर्स काम कर रहा था, F फोर्स काम कर रहा था। अब इन दोनों चार्जेस को पकड़ के हम एक ऐसे मीडियम में डाल दें जिस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन है, तो अब बताइए कितना फोर्स काम करेगा। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा बेसिक है। तो यहां पर सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी आपका अलाउ करती है कि कोई मीडियम कितना अलाउ करेगा दो चार्जेस को इंटरेक्ट होने के लिए, ठीक है, जिसकी परमिटिविटी देखो, अब जैसे एयर की परमिटिविटी जो होती है 8.85 इंटू 10⁻12 होती है, ठीक है, तो वो जो वैल्यू है वो उससे हमें ये पता चलता है कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स जो है किसी मीडियम में लगाया जा सकता है, ठीक है, दो चार्जेस एक दूसरे पर लगा सकते हैं। तो यहां पर हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर एक मीडियम है जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन, तो बताइए उसमें कितना फोर्स लगेगा अगर एयर में F लग रहा था। पॉज करके करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको। चलिए आते हैं, अभी पहले एयर की बात कर लेते हैं। मान लेते एयर में ये चार्ज Q1 है, मान लेते एयर में चार्ज Q1 है और ये चार्ज क्या है, Q2 है। मान लेते इनके बीच का सेपरेशन R है।
और इन दोनों पे लग रहा है फोर्स F। तो F फोर्स लग रहा है, तो परमिटिविटी की बात कर रहे हैं, तो ये एयर है, तो एयर की परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आएगा। सिंपल। दूसरा मीडियम देख लेते हैं। मान लेते हैं दूसरा मीडियम है, अब हम किसी दूसरे मीडियम में रख देते हैं। मान लेते हैं कोई दूसरा मीडियम है, चार्जेस वही है Q1 और Q2, चार्जेस वही है, इनके बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी वही है, लेकिन अब इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन हो गई। ये एयर था, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट थी इसकी, लेकिन अब ये दूसरा मीडियम जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है। तो आपको बताना है कितना फोर्स लगेगा। तो मान लेते हैं, निकालते हैं एफ डैश मान लेते हैं, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो निकालिए। ये इक्वेशन 1 बना लीजिए इसको, और इसको बना लीजिए इक्वेशन 2। इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, एफ डैश अपॉन एफ, 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 2 को 1 से, तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एफ कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन है, कट जाएगा। ठीक है, 4 पाई कट जाएगा, क्या बचेगा 1/एप्सिलॉन अपॉन 1/एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू बचेगी। अच्छा, इस वाले डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, तो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, ये क्या मिला हमें, ये हमें मिला एफ डैश बाई एफ। एफ डैश बाई एफ हमें क्या मिला, एफ डैश बाई एफ मिला, देखो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन मिला। ये एफ उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई होने के लिए। तो यहां से हमें पता चला कि जो मीडियम में लगने वाला फोर्स होगा वो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन इनटू एफ। कोई ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, कोई ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही है, ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो ये इतना फोर्स काम करेगा। बेसिक क्वेश्चन है ये सब, जब आपने कुलम्स लॉ वगैरह पढ़ा होगा ना, उसी टाइम इसको कराया गया होगा, टीचर ने कराया होगा आपके स्कूल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसने सॉल्यूशन नहीं लिखा था पॉज करके बैक जाकर के लिख लेना, मैंने रेज कर दिया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन 7 पर आते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल भी टाइम पास यहां नहीं कर रहा हूं, इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं, फोकस्ड हूं, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू कम से कम टाइम में करना है। ठीक है, इसलिए तो सिर्फ टॉपिक पर फोकस रहेंगे, इधर उधर बिल्कुल भी बातें नहीं करनी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज, अच्छा, इलेक्ट्रिक किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस समझते हो, कॉन्टिन्यूअस कौन होता है, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कहीं नहीं है, यहां है तो वहां नहीं है। मतलब जैसे एक मान लेते चार्ज है, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है लेकिन बीच में नहीं है, फिर आगे है फिर नहीं, तो ये हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होती है हमेशा। कॉन्टिन्यूअस हो सकती है अगर वहां पर कोई चार्ज नहीं है, कॉन्टिन्यूअस होगी अगर वहां पर कोई चार्ज है, या नन ऑफ दीज। अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगी। कॉन्टिन्यूअस इफ देयर, अच्छा यहां पर ई मिसिंग है, इसको ई को ऐड कर देता हूं, इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट, अगर वहां पर कोई चार्ज नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस इफ देयर इज चार्ज एट दैट पॉइंट, अगर वहां पर कोई चार्ज है। नन ऑफ द अबव, तो क्या होगा भैया, इसका आंसर क्या होगा, सोचो क्या होगा इसका आंसर। किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती है, क्या वहां पर अगर कोई चार्ज नहीं है तब कॉन्टिन्यूअस होगी, या वहां पर कोई चार्ज है तब उस पॉइंट पर फील्ड कॉन्टिन्यूअस होगी, या इसमें से कोई भी नहीं। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, सोचिए सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। क्या होना चाहिए इसका आंसर, मेरे ख्याल से तो मुझे तो सी वाला आंसर लग रहा है, मुझे सी आंसर लग रहा है इसका। आप बताइए क्या होना चाहिए। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं इसको, किसका आंसर सी ही है ना।
देखिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर आपका बी होगा। इसका आंसर बी क्यों होगा? देखो अगर कोई पहले हम यहाँ पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, कोई चार्ज है, सपोज दैट यहाँ कोई चार्ज है, ठीक है, कोई चार्ज क्यू है। अब यहाँ पर क्या हुआ, कोई चार्ज क्यू है अगर, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, अगर पॉजिटिव चार्ज क्यू है, तो इससे चारों तरफ फील्ड निकलेगी, फील्ड लाइंस क्या होंगी, चारों तरफ होंगी, ठीक। अब इस पॉइंट पर मैं पूछ रहा हूं कि फील्ड कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो इस पॉइंट पर फील्ड तभी कॉन्टिन्यूअस होगा जब यहाँ कोई दूसरा चार्ज नहीं होगा। जब यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज नहीं होगा तो फील्ड कॉन्टिन्यूअस होगा इस पॉइंट से हर डायरेक्शन, मतलब इधर इधर की तरफ फील्ड क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा, कोई चार्ज आने की वजह से यहाँ पर हो सकता है फील्ड डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाए। कैसे डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगी, अब आप समझिए, अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज ले आता हूँ, अगर मैं मान लेते हैं यहाँ पर कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज ले आता हूँ और इस पॉइंट की मैं बात करता हूँ, इस पॉइंट की, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों की फील्ड में रिपल्शन आ जाएगा, इन दोनों की फील्ड में क्या आ जाएगा, रिपल्शन आ जाएगा। सॉरी, ये इस तरीके से नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई सिर्फ एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और उससे ना फील्ड निकली है, कोई चार्ज है जिससे बहुत सारी फील्ड निकल रही है, और मैं इस पॉइंट पर क्या देख रहा हूँ, इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूँ, तो मुझे कॉन्टिन्यूअस दिख रही है। लेकिन अगर मैं कोई दूसरा चार्ज यहाँ पर ला देता हूँ, सपोज दैट प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज के उससे रिपल्शन होगा और इसकी फील्ड क्या होगी, इनकी फील्ड्स इस तरीके से, आप देख सकते हैं इस तरीके से इनकी फील्ड क्या होगी, इस तरीके से इनकी फील्ड यहाँ से ऐसे क्या होगी, देख रहे हो, आप देख सकते हो यहाँ पर। अब फील्ड यहाँ इस पॉइंट पर फील्ड नहीं है, अब इस पॉइंट पर फील्ड नहीं है, जबकि यहाँ पर चार्जेस हैं, लेकिन फिर भी इस पॉइंट पर फील्ड नहीं है दूसरे चार्ज आने की वजह से। तो फील्ड जो है श्योरली हम कब बोल सकते हैं कि किसी पॉइंट पर फील्ड कॉन्टिन्यूअस होगी, जब वहां पर कोई चार्ज नहीं होगा, जब उस पॉइंट पर कोई चार्ज नहीं होगा। क्योंकि अगर इस पॉइंट पर भी कोई चार्ज आ गया तो वहां पर फिर फील्ड क्या हो जाएगी, हो सकता है वहां से फील्ड कॉन्टिन्यूअस ना रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When the charge of a body becomes half, the electric field becomes, अगर किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो हाफ हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी पर चार्ज को अगर आप हाफ करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वो भी हाफ हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, थ्राइस हो जाएगी, या कोई चेंज नहीं आएगा। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता एग्जाम में पूछा जाएगा, फिर भी आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, किसी भी चार्ज के से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। अगर मैं चार्ज को क्या कर दूं, डबल कर दूं, सॉरी हाफ करने को कह रहे हैं ना, मैं हाफ कर दूं, चार्ज का क्यू से क्यू बाई टू कर दूं, क्यू बाई टू कर दूं, तो क्या होगा, वो ये वाला टू नीचे आ जाएगा। तो ये जो टर्म है के क्यू स्क्वायर बाई आर, के क्यू स्क्वायर बाई आर हमारी पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह के क्यू स्क्वायर बाई आर की जगह के क्यू स्क्वायर बाई, देखो हमारी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है किसकी वजह से, चार्ज क्यू की वजह से। अगर मैं इस चार्ज को हाफ कर दूं, चार्ज को हाफ कर दूं, कर दिया हाफ, तो हाफ करने से क्या होगा, ये जो टू का फैक्टर आएगा, ये टू का फैक्टर नीचे चला जाएगा। अब ये जो के क्यू स्क्वायर बाई आर है ये हमारी पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जब हमारा चार्ज कितना हुआ करता था, क्यू हुआ करता था, तो इसकी जगह हम वही पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर लेंगे ई, और अभी अपॉन टू बचा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी हाफ हो जाएगी। अगर आप चार्ज को हाफ करोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन सही है, हाफ हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A charged particle is free to move in an electric field, it will travel। अगर कोई चार्ज पार्टिकल फ्री है, उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, वो फ्री है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने के लिए, तो कैसा ट्रेवल करेगा, ऑलवेज अलोंग अ लाइन ऑफ फोर्स। देखो लाइन ऑफ फोर्स क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मान लेते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, मान लेते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाई जाए, एरो इस तरफ है, तो यानी यहां पर हम मान सकते हैं यहाँ निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां ट्रेवल करती है, पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। तो अगर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड समझ जाना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर कोई निगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ऐसा, या हो सकता है सिर्फ यहाँ पॉजिटिव रखा हुआ है, या हो सकता है सिर्फ यहाँ निगेटिव रखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाती है,
पॉजिटिव से दूर जाती है और निगेटिव चार्ज की तरफ आती है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसमें कोई चार्ज पार्टिकल है जो फ्री है ट्रेवल करने के लिए, तो वो हमेशा लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग चलेगा। लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग चलना मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं तो चार्ज पार्टिकल भी जो है ना वो बिल्कुल ऐसे वो भी चलेगा। पहला ऑप्शन ये कहना चाहता है आपसे। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है उस पर आते हैं। along a line of force if the initial velocity is 0, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, अब कंडीशन बदल गई। देखो यहां क्या लिखा है, ऑलवेज अलोंग अ लाइन ऑफ फोर्स। ऑलवेज अलोंग अ लाइन ऑफ फोर्स का मतलब होता है उसकी वेलोसिटी थी, नहीं थी, बढ़ रही थी, घट रही थी, कोई भी कंडीशन अगर दी हुई है तो उस कंडीशन में वो लाइन ऑफ फोर्स, कोई भी कंडीशन है वो लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग ही चलेगा। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है तब ये लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग चलेगा। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, अलोंग अ लाइन ऑफ फोर्स इफ इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एन एक्यूट एंगल विद द लाइन ऑफ फोर्स। अगर लाइन ऑफ फोर्स के साथ एक्यूट एंगल बनता है, एक्यूट एंगल कैसा होता है, ऐसा होता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल कुछ एक्यूट एंगल, जो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, कुछ वेलोसिटी है, 0 नहीं है, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू 0, और ये जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो लाइन ऑफ फोर्स के साथ कुछ एक्यूट एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, एक्यूट एंगल। तो यहां पर क्या है, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी मतलब सॉरी, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, वो लाइन ऑफ फोर्स के साथ कुछ एक्यूट एंगल बना रही है। तो यहां पर जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, सॉरी, मतलब उसका पाथ जो होगा वो बिल्कुल लाइन ऑफ फोर्स, मतलब कुछ देर ऐसे ट्रेवल करते हुए फिर वो अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स ट्रेवल करना शुरू कर देगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, तीनों में से कुछ नहीं। सॉरी, तो मैंने आपको तीनों ऑप्शन समझा दिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि हमेशा लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग चलेगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे बी वाली कंडीशन हो, चाहे सी वाली हो, कोई भी और कंडीशन हो, तो हमेशा लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग चलेगा। तो सुन के ही ऐसा लग रहा है कि हमेशा थोड़ी पॉसिबल है, तो पहला ऑप्शन सुन के ही गलत सा लग रहा है। दूसरे पर आते हैं, अलोंग अ लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग चलेगा अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अच्छा, अलोंग अ लाइन ऑफ फोर्स इफ इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, अगर उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और वो इनिशियल वेलोसिटी का जो एंगल है वो एक्यूट है, किसके साथ, लाइन ऑफ फोर्स के साथ, शुरू में, तो उस कंडीशन पे फिर वो लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग चलना शुरू हो जाएगा या कुछ नहीं। देखो भैया पहला वाला ऑप्शन ना बिल्कुल गलत है। पहला वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। पहला वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। हमेशा लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग चार्ज चले ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, वो हो सकता है कुछ एंगल बनाते हुए चले। अब जैसे मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हमारी, ठीक है, तो यहां पर एक प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज, तो आपको क्या लगता है अगर ये पॉजिटिव चार्ज को मैं किसी वेलोसिटी के साथ लॉन्च करूंगा, किसी परपेंडिकुलर लॉन्च करूंगा, तो क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है, तो वो पॉजिटिव से दूर जाएगा और किधर जाएगा, निगेटिव की तरफ जाएगा। तो क्या ये मोशन अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स आपको दिख रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? देखो ऐसा मोशन हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा मोशन, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब प्रोटॉन है भाई, प्रोटॉन कैसा नेचर रखता है, पॉजिटिव नेचर रखता है। प्रोटॉन का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर होता है। प्रोटॉन का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर होता है प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा प्रोटॉन को, और वो धीरे 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 अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा और निगेटिव की तरफ जाएगा। तो क्या ये मोशन अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स दिखा आपको, नहीं दिखाना, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा, अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी 0, असल में सही ऑप्शन यही है, सही ऑप्शन यही है। ऐसा इसलिए है, देखो भैया यहां पर ना चार्ज रखा है, यहां पर मतलब यहां पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो डजंट मैटर, पॉजिटिव चार्ज है तो वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी 0, इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो जैसे इसको हम यहां रखेंगे ये तुरंत ये निगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, तुरंत इस पे फोर्स अवे फ्रॉम द चार्ज लगना शुरू हो जाएगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो हम तुरंत ही अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स ट्रेवल करके वो निगेटिव की तरफ जाने लगेगा। आ रही बात समझ में? अगर यहां पर मैं निगेटिव चार्ज रखूंगा तो वो अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स कहां जाने लगेगा, पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। सी वाला ऑप्शन क्यों गलत है, देखो यहां पर सी वाला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है और वो कुछ एक्यूट एंगल, वो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है कुछ एक्यूट एंगल बना रही है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, उसके बाद
अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इसी तरह कुछ ऐसे ट्रेवल करते हुए निकल जाएगा निगेटिव के पास, ठीक है। और अगर निगेटिव होगा तो ये क्या करेगा, ये फिर ऐसे इस पे फोर्स लगेगा और इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इस डायरेक्शन में कम होगी, जीरो होगी, उसके बाद ये पीछे को आएगा। आ रही बात समझ में? तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत है। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा है? बी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज, अच्छा हमने पढ़ा ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती या क्रॉस नहीं कर सकती। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? हम अपने 10वें एमसीक्यू पर आ चुके हैं, ठीक है। तो बताइए, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं कर सकती, ऐसा क्यों? क्या रीजन है ऐसा? देखो यहां पर जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस अलग भी आ सकते हैं, यही ऑप्शंस नहीं होंगे, ठीक है। ऑप्शंस अलग भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती, ठीक है, ये तो गलत हो गया। फील्ड लाइंस रिपेल ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल नहीं करती एक दूसरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल नहीं करती एक दूसरे को, ठीक है। फील्ड लाइंस के बीच में जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी एक स्पेसिफिक चार्ज से, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस डिफरेंट डायरेक्शंस में निकलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ही चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दे। आ रही बात समझ में? ये वही बात हो गई, चार्ज अपनी फील्ड लाइंस, मतलब एक चार्ज की जो फील्ड लाइंस है वो अपनी उसी चार्ज के दूसरी फील्ड लाइन से नफरत करना शुरू कर दें, एक तरीके से कहना चाहे तो। ऐसा नहीं होता। हर चार्ज, ये जो चार्ज इसकी फील्ड लाइंस हमें क्या बता रही है, चार्ज की फील्ड लाइंस आपको क्या बताती है? फील्ड लाइंस आपको बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के चारों तरफ कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फील्ड लाइंस इसलिए बनाई जाती है, तो किसी पर्टिकुलर चार्ज की फील्ड उसी अपने एक ही चार्ज की फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकती। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है? गलत हो गया। अच्छा, फील्ड लाइंस क्राउडेड ओनली नियर द चार्ज, फील्ड लाइंस जो चार्ज के पास ही क्राउडेड होती हैं, देखो ये डिपेंड करता है, ठीक है। फील्ड लाइन से चार्ज के पास क्राउडेड हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो सबसे वैलिड आंसर आप मुझे दिख रहा है, फील्ड एज अ यूनिक डायरेक्शन। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी चार्ज से निकलती है ना, इनकी यूनिक डायरेक्शंस होती हैं। हर फील्ड लाइंस की अपनी एक यूनिक डायरेक्शन होती है, हर फील्ड लाइन की क्या होती है? अपनी एक यूनिक डायरेक्शन होती है। हर फील्ड लाइन एक यूनिक डायरेक्शन को फॉलो करती है, जिस वजह से वो, अब कोई इधर निकल रहा है, कोई इधर निकल रहा है, तो पॉसिबिलिटी नहीं ना कि वो एक दूसरे को क्रॉस करे। अगर ये फील्ड लाइन इधर जा रही है तो क्या ये इसको क्रॉस करेगी? ये फील्ड लाइन इधर जा रही है, क्या इसको क्रॉस करेगी? तो हर फील्ड लाइंस की अपनी एक यूनिक डायरेक्शन होती है। किसी भी चार्ज से निकलने वाली जो फील्ड लाइंस होती हैं, उनकी अपनी एक यूनिक डायरेक्शन होती है, इसी वजह से वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इसका एक और रीजन है, मान लेते हैं अगर क्रॉस करती, ठीक है, मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है और इससे निकलने वाली है एक फील्ड लाइंस थी और एक ऐसे फील्ड लाइन निकली, इसको क्रॉस कर दिया, इस पॉइंट पर क्रॉस कर दिया इस फील्ड लाइन में, तो यहां पर क्या दिक्कत आ गई? क्रॉस क्यों नहीं कर सकती भाई? अच्छा, ये कर्व बना दिया तो ये कर्व भी नहीं बनेगी। एक चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइन कभी भी कर्व लाइन नहीं होती, तो यहां पर कर्व नहीं होती, चलो ठीक है। लेकिन मान लेते अगर कर्व्ड है और क्रॉस कर रही है, तो फिर क्या गलत है? देखो अगर कर्व्ड है तो देखो यहां पर ना, अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन, एक डायरेक्शन इधर है और एक डायरेक्शन इधर है, तो किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डिफरेंट डायरेक्शन भी नहीं हो सकती, ये भी समझ लेना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, इसका मतलब उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो पॉसिबल डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन तो इधर है और एक डायरेक्शन इधर, और ये भी पॉसिबल नहीं है। आ रही बात समझ? इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इस यहां पर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ये फोर्थ वाला ऑप्शन वैलिड ऑप्शन है, सही ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, the ratio of electric fields on the axis and at equator axial and at equatorial point of electric field dipole will be। आपसे पूछ रहा है कि एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उनका रेशियो क्या होता है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे हमारा डाइपोल क्या होता है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ठीक है, ये इसका इन दोनों डाइपोल के बीच का मिड पॉइंट है। तो मान लेते हैं यहां से x डिस्टेंस पर, यहां से ना जो है x डिस्टेंस पॉइंट P पर, सेंटर से x डिस्टेंस पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, अगर एक्सियल वाला डेरिवेशन आपको याद है, एक्सियल वाला, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डाइपोल के सेंटर से P पॉइंट तक वो आएगी 2kp अपॉन x क्यूब, 2kp अपॉन
एक्स क्यूब आएगी। अच्छा, जो एक्सियल की आ रही है ये इक्वेटोरियल क्या होता है? इक्वेटोरियल मान लेते हैं सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही इक्वेटोरियल हो गया। तो यहां पर एक्स डिस्टेंस दूर, सेंटर से परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस दूर मान लेते कोई क्यू पॉइंट है, तो क्यू पॉइंट पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कितनी आती है? के पी अपॉन एक्स क्यूब, के पी अपॉन एक्स क्यूब होती है। अच्छा, इन दोनों का रेशियो हमसे पूछा है तो रेशियो निकालते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। अपॉन इक्वेटोरियल के पी अपॉन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, के पी से के पी कैंसिल, क्या बचा? 2 बचा, नीचे बचा 1, तो रेशियो क्या आ गया? 2:1। क्या मतलब है इसका? मतलब पॉइंट पी ओ से सेम डिस्टेंस पर है जितनी दूरी पॉइंट क्यू की है। डिफरेंस क्या है? पॉइंट क्यू जो है, पॉइंट पी जो है वो डाइपोल के एक्सिस में लाई कर रहा है। एक्सिस समझ रहे हो? जैसे ये एक्स एक्सिस है, मैं यहां पर खड़ा हूं ए पॉइंट पर, कोई बी पॉइंट पर खड़ा है, तो हम दोनों सेम एक्सिस पर खड़े ना, तो हम वो ए और बी का एक्सियल पॉइंट सेम है। ए और बी एक्सियल पॉइंट्स पर है। कहां पर है? एक्सियल पॉइंट्स पर, ठीक है। तो यहां पर जो P है ना वो O से सेम डिस्टेंस पर है, Q भी O से सेम, मतलब OQ और OP की डिस्टेंस सेम है, दिख नहीं रही लेकिन सेम है, ठीक है। तो यहां सेम डिस्टेंस के होने पे बावजूद अगर कोई पॉइंट जो कि डाइपोल से इक्वेटोरियल पॉइंट पर होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो जाएगी एज कंपेयर टू एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है। यानी अगर एक्सियल पॉइंट पर 10 सेंटीमीटर दूर मुझे सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, और अगर डाइपोल के सेंटर से मुझे इक्वेटोरियल पे 10 सेंटीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, तो इक्वेटोरियल पर फील्ड हाफ हो जाएगी। अगर एक्सियल पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मान लेते हैं कि 2 न्यूटन पर कूलम्ब है, तो वही इक्वेटोरियल एक्सियल पर अगर 2 न्यूटन पर कूलम्ब है, तो वही सेम डिस्टेंस पर, वही 10 मीटर दूरी पर जो इक्वेटोरियल है उस पर जो फील्ड हो जाएगी 1 न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगी, ठीक है। ये होता है, डेरिवेशन आपने करी होगी इसकी। आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 2:1 है, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने जैसे बताया था वैसे ही कर रहे हो ना, ये नहीं कि मैं सॉल्यूशन बताता चल रहा हूं तो बस वीडियो लगा ली है, बैठ गए हो, देख रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। पहले क्या करना है? पहले क्वेश्चंस को जब मैं समझा लूं या क्वेश्चंस पढ़ लूं उसके बाद पॉज करो, खुद सोचो, या खुद कर पा रहे हो तो खुद करो, उसके बाद टैली करो मेरे आंसर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, ये तो कर सकते हो आप लोग। अच्छा नहीं, इसके बाद वाला शायद कर पाओगे। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन एरिया एलिमेंट इग्नोर्स। अच्छा, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कोई सरफेस है, मान लेते हैं कोई सरफेस है, ठीक है, इस पे चार्जेस हैं, मान लेते हैं इस पे कोई चार्ज है, और इस सरफेस की एरिया ए है, इस सरफेस की एरिया ए है, और इस पे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, यही हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, ठीक है। तो चाहे मैं एक पूरे एरिया और पूरे चार्ज की बात करूं, या मैं एक बहुत छोटे एरिया के लिए बात करूं, तो बहुत छोटे एरिया के लिए क्या हो जाएगा? dq बाय डी हो जाएगा, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? dq बाय डी हो जाएगा। तो यहां पर हमसे क्या बोला जा रहा है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो किन चीजों को इग्नोर कर देता है? तो बताइए, सोचिए थोड़ा कि किन इन 4 में से किन चीजों, मतलब 3 में से किसको इग्नोर करता है, ठीक है। बाकी डी ऑप्शन तो बहुत एएनसी वाला है तो उसको भी देख लेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज याद है? Q इज इक्वल्स टू एन। मतलब क्या था इसका? ये तो फॉर्मूला हमें बता रहा है ना कि हम कैसे टोटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, Q इज इक्वल्स टू एन, यही फॉर्मूला क्वांटाइजेशन का। क्वांटाइजेशन हमें ये बताता है चार्जेस हमेशा, सॉरी, जो चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स के। यानी जो चार्ज हमारा कैलकुलेट होगा वो हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन इंटू बेसिक, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आएगा, या 15 इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें चार्ज मिलेगा। हमें कभी भी जो चार्ज मिलेगा वो 15.5 इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं मिलेगा, क्योंकि 15.5 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन या तो 15 होंगे या तो 16 होंगे। तो जो हमारा चार्ज होता है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का, इंटीग्रल मल्टीपल होता है एलिमेंट्री चार्ज का, इंटीग्रल मल्टीपल होता है एलिमेंट्री चार्ज का। देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूं, जैसे मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज हमारा होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब मैं आपसे बोलूं 10 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो जाएगा 10 ×
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का। तो ये 10 की पावर माइनस 9, ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 को हम ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई बोलते हैं। इसको बेसिक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक चार्ज। और ये 10 क्या है? ये 10 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो टोटल चार्ज निकल के आएगा 10 इलेक्ट्रॉन पर, वो कैसे आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू बेसिक चार्ज से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू बेसिक चार्ज से। और नंबर ऑफ, ये n कभी भी हमारा क्या नहीं हो सकता, ये n कभी भी हमारा फ्रैक्शन या डेसिमल वैल्यूज में नहीं हो सकता, ये हमेशा होल नंबर में रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? होल नंबर में रहेगा। ठीक है, तो यहां पर ये होता है क्वांटाइजेशन। सेकंड, डिस्कंटिन्यूटी इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रो मतलब बहुत बड़ा लेवल, मैक्रो का मतलब समझ रहे हो? बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर। तो बड़े स्तर पर चार्ज की डिस्कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी, मतलब कहीं चार्ज होगा सरफेस पर तो कहीं चार्ज नहीं होगा। ये दूसरा पॉइंट क्या है? डिस्कंटिन्यूटी इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। अच्छा, माइक्रोस्कोप मतलब बहुत छोटा लेवल। माइक्रोस्कोप समझ रहे हो ना? 10 की पावर माइनस 6, मैक्रो मतलब 10 की पावर प्लस 6। ठीक है, 10 की पावर प्लस 6 कितनी बड़ी सरफेस हो गई? अगर 10 की पावर प्लस 6 मीटर स्क्वायर है तो ये कितना हो गया? यानी ये हो गया 10 लाख मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 10 लाख मीटर स्क्वायर में अगर आप देखोगे तो 10 लाख मीटर स्क्वायर में देखोगे तो चार्जेस आपको एक जैसे दिखेंगे, या कहीं दिखेगा चार्ज तो कहीं नहीं दिखेगा, ऐसा होगा। या फिर सी ऑप्शन पर आते हैं तो जो डिस्कंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगी वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखने को मिलेगी। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बहुत छोटे लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी आप 10 की पावर माइनस 6 मीटर के लेवल से मतलब डिस्टेंस पर जाकर के देखोगे तो आपको दिखेगा कि कहीं चार्ज है कहीं पर चार्ज नहीं है। तो इस पर ज्यादा टाइम ना देते हुए मैं आपको पहले ही बता दूं, देखिए हो सकता है चार्जेस जो होते हैं, जो टोटल चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए ये चीज इग्नोर कर दी जाती है। जब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं ना तो उसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं? कुछ ऐसे समझना, जैसे दो क्लास ना, क्लास 11th एंड क्लास 12th। क्लास 11th है और क्लास 12th है। क्लास 11th में 50 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 50 बच्चे। क्लास 12th में है 51 बच्चे। क्लास 12th में कितने बच्चे हैं? 51 बच्चे। तो अगर दोनों क्लासेस में बच्चों को बराबर बांट दिया जाए तो टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे? टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे? तो करो टोटल। अगर बराबर बांटोगे तो क्या होगा? इसको प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 101/2 यानी 50.5 बच्चे। 50.5 स्टूडेंट्स पॉसिबल हैं क्या? 50.5 स्टूडेंट्स पॉसिबल नहीं है। तो 50 स्टूडेंट्स होंगे तो 51 स्टूडेंट्स होंगे। तो ये जैसे एक रफ डेटा है, ये हमें ये बता रहा है कि या तो जो मतलब यहां से हमें ये आइडिया लग रहा है कि जो 11th, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 50.5 स्टूडेंट्स अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक क्लास में आधे बच्चों को बिठाया गया है, उसको लेटरली काट करके आधा, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। तो यहां पर 50.5 का मतलब ये थोड़ी है कि एक क्लास में एक आधा बच्चा बैठा हुआ है, आधा बच्चा पॉसिबल ही नहीं है ना। ये 50.5 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा सिमेट्री नहीं है, थोड़ी सी सिमेट्री नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन में। एक बच्चा एक्स्ट्रा पड़ जा रहा है जिसकी वजह से 0.5 का फैक्टर आ रहा है। अगर दोनों में ही 50-50 होते तो फिर दोनों, अगर यहां मान लेते हैं आप इसमें 40 होते तो क्या होता? 50 और 40 को जोड़ते 90 होता, 90 को 2 से डिवाइड करते तो 45। हम ये कहते कि 45 बच्चे मतलब इक्वली अगर हमको बांटना होता क्लासेस में 11th और 12th को, तो हम क्या करते? 45 एक में बैठा दो, 45 एक में बैठा दो, 2 क्लासेस में हो गया बराबर, ठीक। लेकिन अब एक में 50 है और एक में 51 है, या ऐसे समझ लो एक में 50 और एक में 41 बच्चे हैं, तो 50 और 41 कितना हो जाएगा? 91। तो आप 90 बच्चों को 45 में डिवाइड कर सकते हो। जो एक बच्चा बचा है या तो उसको आप पहली क्लास में बिठा दो या दूसरी क्लास में बिठा दो, ठीक है, आप उसको बीच में से काट नहीं सकते। लेकिन हमारा जो, जब हम देखेंगे कि हाफ डिवाइड करोगे, जब मैथमेटिक्स लगाओगे तो आपको दिखेगा कि 45.5 स्टूडेंट्स हो रहे हैं एक क्लास में, हर क्लास में बिठाने के लिए, तो नहीं पॉसिबल है ना। लेकिन डेटा के अकॉर्डिंग ऐसा चलता है। तो क्वांटाइजेशन तो उसी तरीके से अगर सरफेस में मान लेते चार्जेस हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते तो कभी कभार लगता है कि पर यूनिट एरिया जो चार्ज आ रहा है 10.5
इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है या 12.5 इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है, तो वहां क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, समझ गए होगे मतलब मेरा समझाने का। सेकंड, देखो बहुत बड़े लेवल पर ऐसा नहीं, मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत बड़े लेवल पर ही अगर चार्ज की डिसकंटिन्यूटी है ना, तो फिर वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी आप निकाल ही नहीं सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक छोटी छोटी एरिया का ही सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि सबका अलग अलग आएगा। अगर चार्ज डिसकंटिन्यूअस होंगे, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, तो कहीं पर चार्जेस ज्यादा होंगे तो वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा आ जाएगी, कहीं पर चार्ज कम होंगे तो चार्जेस की डेंसिटी कम आ जाएगी। तो लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक पर बात करते हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल बहुत छोटा लेवल होता है, तो बहुत छोटे लेवल के लिए आप देखोगे तो अब देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज आ रहा है। किसी भी गिवन एरिया है, कोई गिवन एरिया आपको दी गई है, तो उस गिवन एरिया में जो 1 मीटर स्क्वायर की अगर मैं एरिया लूं तो उसमें कितना चार्ज रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर की एरिया में जो चार्ज आएगा वो कई सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल के एरिया को सम से आएगा ना 1 मीटर स्क्वायर में। तो हो सकता है किसी माइक्रोस्कोपिक एरिया में चार्ज ज्यादा हो, किसी में कम हो, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर के लिए मायने नहीं रखता। इसलिए हम इसको भी इग्नोर कर देते हैं कि अगर डिसकंटिन्यूटी है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है कि हमारे दोनों चीजों को इग्नोर किया जा सकता है जब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सब बहुत बेसिक बेसिक चीजें ना, घूम जाएगा दिमाग सोचते सोचते अगर ठीक से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 18 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो देखो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, खुद से करो इसको सॉल्व, खुद से सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आ रहा है, खुद से सॉल्व करो, देखो आंसर क्या आ रहा है, खुद से सॉल्व करो। चलो अच्छा देखो इधर, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया। भाई हम सिंपल ऐसा लिखेंगे, चार्ज अपॉन एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना, 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज हमें नहीं पता, हमें डायमीटर पता है, और हमारा सरफेस कौन सा है, हमारा सरफेस स्फीयर है। तो अगर स्फीयर है तो स्फीयर की सरफेस एरिया क्या होती है भाई, स्फीयर की सरफेस एरिया होती है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर की सरफेस एरिया क्या होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया को लिखेंगे हम यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर। हमें डायमीटर दिया है, हमें डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, हमें डायमीटर दिया हुआ है, तो हम डायमीटर से रेडियस निकालेंगे, डायमीटर का आधा कर देंगे, तो 2.4 है, तो यहाँ हो जाएगा 1.2 मीटर। हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर इस चीज का ध्यान देना, माइक्रोकुलम में, तो माइक्रोकुलम से कुलम बनाने के लिए आप क्या करोगे, 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कुलम मीटर स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पर हम एरिया 4 पाई, रेडियस कितना है 1.2 है ना, 1.2, तो यहां पर क्या आ जाएगा 80 इंटू इसको जब आप सॉल्व करेंगे 80 इंटू 4 इंटू 3.4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 इंटू 1, आप करिए, मैं कैलकुलेटर से करके देखता हूं कितना आ रहा है। करते हैं कैलकुलेटर से, ये तो 8 4 30 तो 320 डायरेक्ट हो गया। 1.2 इंटू 1.2 क्या हो जाएगा आपका, 1.44 हो जाएगा, 320। अब बच गया क्या आपका, बच गया 3.14। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, करते हैं। अच्छा एग्जाम में तो कैलकुलेटर नहीं होगा, ये भी बात सही है, तो फिर आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस अच्छी करनी होगी, उसके लिए आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने होंगे, तब जाकर के कैलकुलेशन होगी आपसे जल्दी और अच्छी एक्यूरेसी के साथ। अब आप सोचेंगे कि हम पूरे साल न्यूमेरिकल ना लगाए और एग्जाम में बहुत सटीक न्यूमेरिकल्स करके आ जाएं, तो फिर तो ये किस्मत होगी आपकी। कुछ ऐसा आ रहा है मेरा, है क्या कुछ ऐसा समथिंग,
अगर मैं इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दूं, यहाँ पर शिफ्ट कर दूं, 2 नंबर आगे तो 2 पावर कम कर सकता हूँ, और आगे शिफ्ट कर दूंगा तो 3 पावर कम कर दूंगा। ठीक है, तो मैं 1.4 लिख के छोड़ देता हूँ और 3 पावर कम करूंगा तो 1.4 इंटू 10⁻³ कूलम का चार्ज आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। हमसे क्या बोला गया था, आपको बोला गया था जो स्फेयर है उसकी सरफेस पर आपने क्या कर दिया, आपने उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है स्फेयर की आपको दी हुई थी, आपको स्फेयर का रेडियस पता था, तो आपको बताना था कि कितना चार्ज है टोटल स्फेयर पर। तो आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है, तो उससे आप फॉर्मूला लगा करके आप बाकी सॉल्व करके चार्ज निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये फ्लक्स पर आ गया क्या, अच्छा हाँ फ्लक्स का ही तो है। E डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 0 ओवर अ सरफेस, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज 0. The electric field inside the surface is necessarily uniform. The number of flux lines entering the surface must be equal to the number of flux line leaving the surface. देखो ये जो फॉर्मूला है ना, पहले ही मैं आपको बता दूं, ये करना आप ही को है, करो खुद से इसको। इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस से आपको मिलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। तो ये फ्लक्स जीरो कब होगा, हमसे पूछा जा रहा है फ्लक्स जीरो कब होगा, कौन सी कंडीशन है जब फ्लक्स जीरो होगा। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज जीरो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तभी जीरो होगा। या फिर द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, या फिर जो सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, अब यहां पर ना हमारा कोई चार्ज है, या एक तरीके से चार्ज की बात ना करके हुए, ठीक है, यहां पर देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में निकल रही है। एक सेकेंड, फिर से गलत हो गया क्या, मान लेते हैं कोई सरफेस है हमारी, ठीक है, ये सरफेस का इनसाइड वाला हिस्सा मान लेते हैं और ये आउटसाइड मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे मान सकते हैं, सरफेस ही लेनी है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, पहला ऑप्शन है कि ना तो इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो ना तो इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तभी फ्लक्स जीरो हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरी यूनिफॉर्म, जो इनसाइड है सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जो इनसाइड जो सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, सरफेस के अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही हैं आउटसाइड की तरफ, या सरफेस के इनसाइड जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। या फिर तीसरा है कि द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग द सरफेस। देखो भैया मैं सीधे बताता हूँ, ये वाला ऑप्शन सही है। देखो हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो तभी हो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। अगर मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही हैं और 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में आ रही हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, तो वो भी तो जीरो हो गई ना सरफेस के थ्रू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या हो गई, जीरो हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सबट्रैक्ट होती हैं, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको कैंसिल आउट कर देगी, ये वाली इसको, और ये तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The total electric flux coming out of a unit positive charge put in air is, अगर एक चार्ज हम एयर में रखते हैं, अगर एक चार्ज हम एयर में रखते हैं तो इसके थ्रू कितना फ्लक्स निकलेगा, और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 कूलम का चार्ज है। तो इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं, इसके चारों तरफ क्या एज्यूम करते हैं, इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं, इसके चारों तरफ एक, जब हम गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे तो इससे जो फील्ड लाइंस निकलेंगी कुछ ऐसे निकलेंगी, हमारा सर्कल थोड़ा सा अजीब सा ही बना है, अच्छा सर्कल बनाते हैं थोड़ा, रुको स्पीकर को पूरा सही करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है 1 कूलम का, ठीक है,
इसके चारों तरफ हम गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इसके चारों तरफ जब हम गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हर डायरेक्शन में निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में निकलेंगी। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा इस सरफेस के थ्रू, टोटल फ्लक्स कितना थ्रेड करेगा, कितना निकलेगा। तो देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या होता है, किसी भी सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होता है, किसी भी सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है कितना चार्ज इंक्लोज्ड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ सरफेस के अंदर ये जो सरफेस मैंने गॉसियन सरफेस बनाई है उसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, तो उस सरफेस के अंदर इंक्लोज्ड है 1 कूलम का चार्ज। तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स हो जाएगा ई नॉट की पावर -1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ई नॉट की पावर -1। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम आगे बढ़े, if the same charge q is placed inside a sphere and cube having radius 1 meter and side 2 meter, अगर कोई हमारा दो एक चार्ज q है जो हमारे दो शेप्स में रखा हुआ है। एक शेप हमारा कौन सा है, एक शेप हमारे स्फेयर का है। मान लेते ये स्फेयर है, मान लेते एक शेप हमारा स्फेयर का है और इस स्फेयर का रेडियस कितना दिया हुआ है, इस स्फेयर का रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है और इस स्फेयर के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है q और एक क्यूब है हमारा, एक क्यूब है हमारा। क्यूब है हमारा, इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है, सॉरी नॉट सेंटीमीटर, और इसमें भी वही सेम, इसके अंदर भी सेम चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू देम। तो इनसे निकलने वाला जो फ्लक्स है उनका रेशियो क्या होगा। तो देखो भाई, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स पास करता है, किसी भी सरफेस के थ्रू जो नेट फ्लक्स पास करता है वो क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डिपेंड नहीं करता उसका साइज क्या है, उस सरफेस का या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जिसमें चार्ज इंक्लोज्ड है उसका साइज क्या, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, कितना चार्ज इंक्लोज्ड है। अगर दोनों में सेम चार्ज इंक्लोज्ड है तो दोनों की सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। जिस वजह से अगर आप रेशियो निकालते हो स्फीयर और क्यूब के फ्लक्स का, तो स्फीयर और क्यूब के फ्लक्स का रेशियो आप निकालोगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आपको मिलेगा क्या, 1:1। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। साइज मैटर नहीं करता, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। यहाँ जो साइज है किसका, जो यहाँ पर शेप है आपका, किसका शेप, यहाँ पर जो आपका स्फेयर का शेप है या साइज है, या जो आपका जो क्यूब का शेप या साइज है, वो मैटर नहीं करेगा कि उससे कितना फ्लक्स पास करेगा। अगर इसकी एरिया में बढ़ा देता, मैं मान लेते हैं सपोज दैट स्फेयर है, उसकी भी एरिया में बढ़ा करके क्या कर देता, 2 मीटर कर देता और चार्ज क्यू ही रखता, तो भी उससे पास करने वाला फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहता। तो यहाँ शेप और साइज मैटर नहीं करेगा सॉलिड शेप्स का या एरिया का कि कितना फ्लक्स उससे पास करेगा। मैटर क्या करेगा, कितना चार्ज वो इनक्लोज करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, a hollow metal sphere R is uniformly charged. The electric field due to the sphere at a distance R from the center. एक hollow sphere है, hollow sphere मतलब अंदर बिल्कुल empty space है, एक hollow sphere है, एक hollow sphere है ये। इसकी जो सरफेस पे जो चार्ज है वो उसकी इसका जो रेडियस है ना, वो इसका रेडियस R है, इस hollow sphere का रेडियस R है और A hollow sphere of radius r is uniformly charged. इसके ऊपर एक यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब पूरी सरफेस पर एक यूनिफॉर्मिटी है चार्जेस की, यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो आपको क्या बताना है कि सेंटर से हमें क्या कैलकुलेट करना है, r डिस्टेंस पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो
आर फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर पे अगर जीरो, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि अगर सेंटर से आर डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो अगर आर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर आर जो है, आर अगर कैपिटल आर से छोटा है, मतलब स्फीयर अगर आर कैपिटल आर से छोटा है, मतलब मान लेते हैं स्मॉल आर जो हमारा ये है वो इतना है, तो यानी वो कैपिटल आर से छोटा है, तो स्मॉल आर जब भी कैपिटल आर से छोटा होगा तो इस केस में वो जो पॉइंट होगा वो स्फीयर के अंदर होगा कहीं, वो पॉइंट कहाँ होगा, स्फीयर के अंदर होगा कहीं। तो जब आर कैपिटल आर से छोटा होगा तो जैसे जैसे हम सेंटर से बाहर की तरफ बढ़ेंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, मतलब यहां पर रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, यहां आएंगे और बढ़ जाएगी, यहां आएंगे और बढ़ जाएगी, ऐसे तक सरफेस तक नहीं पहुंचेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहेगी। और जैसे ही सरफेस पर पहुंच जाएंगे तो आर इंक्रीज, जैसे हम सरफेस के बाहर पहुंचेंगे और इस आर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही सरफेस के बाहर पहुंचेंगे और आर को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है जीरो एज आर इंक्रीजेस, अच्छा सॉरी, यहां पर पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, जीरो होगी, नॉट बढ़ेगी। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि जब आर जो होगा कैपिटल आर से छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और जैसे ही ये जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने लगेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, फर्स्ट ऑप्शन में लिख रहा हूं, और ये ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है ये। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि अगर आर कैपिटल आर से छोटा है, मतलब अभी हम स्फीयर के अंदर, जब ये आर कैपिटल आर से छोटा होगा तब तक हम स्फीयर के अंदर रहेंगे, तो जब तक हम स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन जैसे ही स्फीयर के बाहर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी अगर आर जो होगा वो कैपिटल आर से छोटा होगा, यानी हम स्फीयर के अंदर हैं। और जैसे ही पहला ऑप्शन फिर मैंने गलत पढ़ा, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज नहीं करेगी, डिक्रीज करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डिक्रीज करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या बोल रहा है, अगर सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि इंक्रीज करेगी, जो मैंने फर्स्ट ऑप्शन में पढ़ लिया था गलत, वो एक्चुअली सेकंड ऑप्शन था। और थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फ्रॉम आर टू आर। तो अब ये कह रहा है कि जैसे ही, जब तक जो स्मॉल आर है, मतलब जब तक स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा, यानी जब तक हम स्फीयर के अंदर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और जैसे ही हम स्फीयर के बाहर निकलेंगे, यानी जो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर जो है, ये स्मॉल आर जब कैपिटल आर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इंक्रीज करेगी हर केस में, चाहे हम स्फीयर के अंदर रहें, स्फीयर के अंदर ये आर इंक्रीज करे या स्फीयर के बाहर जाए और आर इंक्रीज करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो मैं आपको बता दूं, यहां पर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट क्यों है, क्योंकि कभी भी हॉलो स्फीयर या हॉलो कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर या हॉलो कंडक्टर इज जीरो। रीजन क्या है, क्योंकि जो भी चार्जेस हैं वो सरफेस पर हैं, सरफेस के इनसाइड कोई भी चार्ज इंक्लोज्ड नहीं। अगर सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो दैट मीन सरफेस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। क्योंकि फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, जैसे जैसे भी आप दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू चार्जेस Q1 एंड Q2 are placed in a vacuum at a distance d and the force between them is F. If the medium of dielectric force is introduced around them then the, अच्छा ऐसा अभी जस्ट एक क्वेश्चन हमने किया था, जस्ट हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था जहां पर हमारा जो मतलब फोर्स था वो एयर में F लग रहा था, तो एक डाइलेक्ट्रिक में रखने के बाद जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन थी तो फोर्स क्या हो गया था, तो हमें वो कैलकुलेट करना था। तो हमने क्या किया था उसमें, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे वो सेम फॉर्मूले से लगेगा। और मैं फॉर्मूला आपने अगर उसको देखा होगा तो आपको याद होगा कि जो नया फोर्स था उसका जो फॉर्मूला आया था एफ डैश जो आया था वो आया था एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एफ आया था। ठीक है, ऐसा कुछ आया था ना, याद करो। तो यहां पर हमसे क्या बोल रहा है कि अगर हम
एक ऐसा मीडियम जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 4 है, अगर उसको इंट्रोड्यूस कर दें तो नया फोर्स क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर। मतलब परमिटिविटी, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी एयर के रिस्पेक्ट में क्या है, वो उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें ये पद बताता है कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी एयर से कितने टाइम ज्यादा या कम है। ठीक है, रेशियो है मीडियम, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी अपॉन एयर की परमिटिविटी जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है उस मीडियम के लिए। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू परमिटिविटी ऑफ एयर। तो यहां पर अगर मान लेते हैं फोर्स F था दो चार्जेस के बीच में K Q1 Q2 अपॉन मान लेते हैं डिस्टेंस R² है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, F क्या हो जाएगा। अब यहां से अब नए अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तो उस केस में K जो होता है, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन किसी मीडियम के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम। किसी मीडियम के लिए जो K हो जाएगा वो उस मीडियम की परमिटिविटी पर डिपेंड करेगा। ये जो K आप निकालते हो ना 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये एयर के लिए होता है बच्चा लोग। किसी भी मीडियम के लिए K की वैल्यू बदल जाएगी क्योंकि उस मीडियम की परमिटिविटी बदल चुकी है। तो यहां पर एप्सिलॉन मीडियम को मैं क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन मीडियम को मैं लिख सकता हूं परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां से अगर आप नोटिस करिए तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं एक साथ रीग्रुप कर लेता हूं और 1/K को मैं थोड़ा सा अलग कॉमन की तरह निकाल लेता हूं। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होता है ना, K Q1 Q2 क्या, ये हमारा पुराना फोर्स है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पुराना ही फोर्स है। तो ये आ जाएगा F डैश इज इक्वल्स टू 1/K F। तो यहाँ पर क्या हो गया, पुराने फोर्स, अब K हमारा कितना दिया हुआ है, K हमारा दिया हुआ है 1/4, K हमारा कितना दिया हुआ है, K हमारा दिया हुआ है 1/4। तो K हमारा 4 दिया हुआ है, तो K की जगह 4 रखेंगे तो जो नया फोर्स आएगा वो पुराने वाले फोर्स का जो कि एयर में लग रहा था उसका 1/4 हो जाएगा। तो F/4 इज द करेक्ट आंसर, F/4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दो सिमिलर स्फीयर हैं +Q एंड -Q। ठीक है, केप्ट एट अ डिस्टेंस, एट अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, उनको कुछ दूरी पर रखा जाता है। F फोर्स एक्ट्स बिटवीन द टू, और उन दोनों के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है, F अमाउंट ऑफ फोर्स काम कर रहा है। इफ द मिडल ऑफ द टू स्फीयर, अगर उन दोनों स्फीयर के बीच में एक दूसरा स्फीयर ले आए जिसका चार्ज +Q हो, तो आप बताइए उस पर कितना फोर्स काम करेगा और किस डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आप अभी तक जितना भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है फोर्सेस पर और उस पर, तो वहां से आपको कुछ आइडिया लगा होगा और उस आइडिया पर बेस्ड आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर सकते हो। वैसे मैं आपको फिगर के थ्रू बता दूं, एक स्फीयर ये रहा जिसपे मान लेते हैं +Q चार्ज है, एक स्फीयर ये रहा, सॉरी स्फीयर बनाना था, एक स्फीयर ये रहा जिसपे -Q चार्ज है। इन दोनों के बीच की कुछ दूरी हम मान लेते हैं x। तो इन दोनों के बिल्कुल बीच में एक तीसरा स्फीयर हम ला के रखते हैं जिसपे चार्ज कितना है, जिसपे चार्ज है +Q का। बीच में लाके रखने का मतलब ये x/2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा x/2 डिस्टेंस। तो आपको बताना है कि उस पर कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। देखो किस डायरेक्शन में लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। +Q है तो +Q को रिपेल करेगा। ये -Q है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। +Q को रिपेल करेगा, -Q को अट्रैक्ट करेगा। तो नेट जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। कैसे, +Q वाला +Q को रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, -Q वाला भी +Q को अपनी तरफ खींचेगा। तो जो फोर्स लग रहा है नेट इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट डायरेक्शन -Q की तरफ लग रहा है। तो जो +Q वाला ऑप्शन है तो ऐसे ही गलत हो गया। तो फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स लगेगा, नेट फोर्स लगेगा। तो नो फोर्स, नो डायरेक्शन वाला भी गलत हो जाएगा। तो यहां पर 8F और अच्छा यहां पर देखो भैया सिर्फ एक -Q की तरफ फोर्स लगेगा, एक ऑप्शन है। तो थर्ड ऑप्शन तो ऐसे ही सही हो गया, कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ी।
अच्छा, जीरो फोर्स क्यों नहीं लगेगा? क्वेश्चन ये जीरो फोर्स इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर जो फोर्स Q1 प्लस क्यू लगा रहा है वो भी इस तरफ लगा रहा है और माइनस क्यू लगा रहा है वो भी इस तरफ लगा रहा है, तो नेट फोर्स ऐड होगा, तो नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता। तो प्लस क्यू की तरफ तो फोर्स लग ही नहीं सकता क्योंकि प्लस क्यू को रिपेल करेगा तो टूवर्ड्स नहीं जाएगा प्लस क्यू के, वो अवे जाएगा। तो भैया हमारा तो आंसर सीधे सीधे ये आ गया, हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना। अच्छा, यहां ऑप्शन ऐसा था तो डायरेक्ट आंसर आ गया, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन सॉल्व करना पड़ता तो कैसे करते? सॉल्व करते तो कैसे करते? तो सॉल्व करने के लिए आपको वही फोर्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? याद करो, कूलम्स लॉ। F इज इक्वल्स टू K Q अपॉन x बाई 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? K Q स्क्वायर अपॉन x बाई 2 कितना हो गया? x स्क्वायर बाई 4। ये 4 नीचे ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 4 K Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अच्छा, ये जो दोनों चार्जेस थे इनके बीच में कितना फोर्स काम कर रहा था? इनके बीच में F अमाउंट ऑफ फोर्स काम कर रहा था। तो इनके बीच में F अमाउंट ऑफ फोर्स काम कर रहा था, वो कितना था? वो था K। दोनों चार्जेस की वैल्यू क्या थी? Q और उनके बीच का डिस्टेंस क्या था? x स्क्वायर। तो K यानी K स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर क्या है? K स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स था। तो K अपॉन F स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? उन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के इक्वल है, तो उसकी जगह मैं F लिख सकता हूं, 4F। तो ये जो है ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर 4F का फोर्स लगाएगा, और जब आप कैलकुलेट करोगे इसी फॉर्मूले से तो ये वाला चार्ज इस पर 4F का ही फोर्स लगाएगा। अब क्योंकि फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो 4F के साथ ऐड हो जाएगा और आपको जो फोर्स निकल के आएगा वो 8F का आएगा टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए मैं भी एग्जॉस्ट हो चुका हूं एकदम। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में 20 और क्वेश्चन के साथ आएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड और वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अच्छा, ये जो भी ये मैं आपको बता रहा हूं या ये जो भी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, ये एक्चुअली रिवीजन क्लासेस। अगर आप ये सोचोगे कि इन लेक्चर्स को देख के आप अपना कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर कर सकते हो, तो ये नहीं हो पाएगा। ये हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो भी एमसीक्यूज वगैरह, तो ये तब हो पाएगा जब आपके पास पहले से कॉन्सेप्ट्स होंगे। ठीक है, तो पहले आप अपने चैप्टर को पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर इन पे आना, फिर इनको समझना साथ में, तो जल्दी समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन भाई, आओ जाओ देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। अ चार्ज Q इज डिवाइडेड into two parts, Q and minus Q। ठीक है, Q minus Q। If the Coulomb repulsive लिखा है क्या? Between repulsive force होना चाहिए, Coulomb repulsive force between them when they are separated is to be maximum। अगर एक चार्ज है Q, एक चार्ज है Q, इस Q को हमने तोड़ दिया, किसमें? दो चार्जेस में। एक चार्ज अगर मैं Q से Q बाहर निकाल लूंगा, Q चार्ज अलग कर दूंगा, तो कितना चार्ज बचेगा? Q माइनस Q चार्ज बचेगा। अब अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये दोनों भी पॉजिटिव नेचर के ही होंगे। ठीक है, अगर प्लस 10 कूलम का चार्ज है, आप उसमें से 2 कूलम हटा दो तो कितना बचेगा? 8 कूलम बचेगा। तो 2 कूलम भी पॉजिटिव होगा, 8 कूलम भी पॉजिटिव होगा, तो ये दोनों पॉजिटिव नेचर के, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि Q बाई Q का रेशियो क्या होगा अगर इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम है। तो देखो यहाँ ना मैक्सिमा मिनिमा 12 का लग रहा है। मैक्सिमा मिनिमा में के अकॉर्डिंग अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमें मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है फोर्स की, तो हमें क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू चार्ज हमें 0 करना होगा। ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे कि अगर हम Q को कितना रखें कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए, तो इसके लिए हमें मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, जो कि है dF अपॉन dQ इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर जो फोर्स होगा, फोर्स कैसे निकालोगे इन दोनों चार्जेस के बीच का? Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर से निकालोगे, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए, तभी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी फोर्स की। तो यहां पर क्या करोगे? K कॉमन है, R स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकल जाएगा, ये आ जाएगा d बाई डी क्यू। अच्छा, यहां हो जाएगा Q इंटू Q माइनस Q स्क्वायर, ये मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? फिजिक्स वाले मतलब मैथ्स वाले बच्चों को तो अच्छी पकड़ हो गई होगी, अब तक पढ़ लिया होगा डिफरेंशिएशन वगैरह, वो तुरंत कर लेंगे। हम पहले Q इंटू Q माइनस d बाई डी क्यू का अंदर मल्टीप्लाई कराया मैंने, और कुछ नहीं किया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया? K बाय R स्क्वायर, ये आ गया। Q यहाँ कांस्टेंट है तो ये इधर आ जाएगा, dQ बाई dQ माइनस Q स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2Q। Q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2Q होगा। कैसे होगा?
पावर आगे आ जाती है और डिफरेंशिएट होने के बाद एक पावर कम हो जाती है, तो क्यू स्क्वायर है तो पावर 2 है, तो इस 2 को आगे कर दो और क्यू की स्क्वायर है ना, तो एक पावर घटाओगे तो 2 - 1 कितना बचेगा, क्यू की पावर 1 बचेगा। तो क्यू की पावर 1 को आप क्यू ही तो लिखते हो, जैसे 2 की पावर 1 आपको क्या मिलेगा, 2 ही तो मिलेगा, ठीक है। ये आ जाएगा 0 के इक्वल, तो ये 0 के इक्वल, तो के अपॉन आर स्क्वायर उधर जाएगा तो वो तो 0 हो जाएगा। अच्छा डी क्यूब, ये चीज को मैं ऊपर उधर भेज देता हूँ, इस चीज को मैं उधर भेज देता हूँ, के क्यू स्क्वायर, तो ये क्यू इज -2, ये उधर जाएगा तो ये +2 क्यू हो जाएगा। क्यू बाई क्यू का रेशियो निकालना है ना, तो ये क्यू इधर आ जाएगा, ये जगह 2 यानी 2/1, तो रेशियो क्या आएगा, 2:1 आएगा। ये ऑप्शन सही है हमारा, इसको कर लेना आप लोग। ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट था कि अगर हमने चार्जेस को ऐसे डिवाइड करना है कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए, तो फोर्स मैक्सिमम करना है क्या करके, चार्जेस को डिवाइड करके। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू चार्ज 0, ये मैक्सिमम मिनिमा का एक कॉन्सेप्ट है, मैथ्स का एक चैप्टर। उसके अकॉर्डिंग अगर चार्ज के रिस्पेक्ट में फोर्स मैक्सिमम करना है, चार्ज कितना कर दे कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए, तो उस केस में चार्ज के रिस्पेक्ट में जो फोर्स चेंज होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू चार्ज विल बी 0, और उससे फिर आपको मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे हमने इसको सॉल्व किया है। तो आज का ये सेशन यही खत्म करते हैं। अभी फर्स्ट ये हमारी वीडियो है इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड की। एक वीडियो और मैं बनाऊंगा जिसमें 20 ऐसे ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, वो 3 दिन बाद आएगी। तब तक आप इसको सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।